Okay, today our concept is work that is related to class 11th जो आपका चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। तो इन दिस वीडियो आई हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द वर्क डन। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्क डन को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद फिर वेरिएबल फोर्स लगता है। तो सबसे पहले कांस्टेंट फोर्स का आप जिक्र करते हैं। कांस्टेंट फोर्स का मतलब आप किसी भी बॉडी पर सपोज उसको पुल कर रहे हो या फिर उस किसी चीज़ को पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो, तो पुश और पुल करने टाइम में जो फोर्स लगता है दैट इज कांस्टेंट फोर्स। जैसे आप किसी बॉडी को खींच रहे हो तो एक कांस्टेंट फोर्स है, किसी बॉडी को धकेल रहे हो तो एक कांस्टेंट फोर्स है। तो ये वर्क है, इस वर्क के बारे में आप क्या कह सकते हो? जैसे सपोज आपने एक बॉडी लेट की और उस बॉडी पर आपने एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिया एफ न्यूटन का। ठीक है, एफ न्यूटन का एक कांस्टेंट फोर्स लगाया है। तो अब वो बॉडी डिस्प्लेस हो गई अपनी जगह से, डिस्प्लेस हुई। कितनी डिस्प्लेस हुई? एस बॉडी यहाँ पे पहुँच गई। वो बॉडी कहाँ पे पहुँच गई? यहाँ पर। जब उस पर फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा? एफ फोर्स लगा तभी तो डिस्प्लेस हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क कब होगा? जब फोर्स अप्लाई होगा। वर्क कब होगा? जब क्या अप्लाई होगा? फोर्स अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन force applied on the body, when force applied on the body and body displaced in the direction of force, displaced in the direction of force, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उस चीज़ को आप वर्क कहते हैं। मतलब आपने पुल किया या पुश किया तो जो फोर्स लगाया उसी की वजह से बॉडी डिस्प्लेस हुई अपनी जगह से। जब डिस्प्लेस हुई तो आप क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। और ये वर्क डन हुआ, इसी वजह से बॉडी ने क्या एक्वायर की? डिस्प्लेसमेंट। तो आप यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? वर्क डन इज इक्वल टू लिखोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखोगे बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट दैट इज द फार्मूला। ये कब था? ये कब का है? जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और वो भी कैसा? जब नॉर्मली अप्लाई कर रहे हो जस्ट किसी चीज़ को। अब उस टाइप का केस आपको हम बताएंगे, जैसे अभी इसी बारे में और थोड़ा सा बता देते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता है कि वर्क डन में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी लेट कर लेते हैं। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। इसी का अगर आप एसआई यूनिट देखें तो एसआई यूनिट इसका जूल हो जाता है, और अगर इस फार्मूले से देखोगे इसका यूनिट तो आप इसी का यूनिट न्यूटन मीटर भी कह सकते हो, क्योंकि फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर। आप इसका अगर आप सीजीएस यूनिट के बारे में पढ़ें तो सीजीएस यूनिट इसका अर्ग हो जाता है, ERG। ये इसका क्या हो जाता है? अर्ग हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। एसआई यूनिट क्या है इसका? जूल। जूल के अलावा और क्या हो सकता है? न्यूटन मीटर। और सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है? अर्ग होता है। सीजीएस यूनिट का क्या होता है? अर्ग होता है। लेकिन अगर मान लो अभी तक हम ये नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे थे किसी बॉडी पर, मतलब उस डायरेक्शन में डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में थी, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में थी। अब हम क्या करें कि सपोज एक एग्जाम्पल हम ट्रॉली बैग का ले रहे हैं और ट्रॉली बैग को खींचते हुए जा रहे हैं। तो ट्रॉली बैग को जो हम खींच रहे हैं तो उस पर एक जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हो आप ये जस्ट लाइक, और डिस्प्लेसमेंट ये चल रही है। मतलब कुछ इस तरीके से आप कह सकते हो ट्रॉली बैग को खींचने के लिए फोर्स लग रहा है ये और डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये, तो इनके बीच तो एंगल बन गया। अभी तक क्या था? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ साथ है। अब क्या है? फोर्स, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। तो एंगल के केस में हमको फार्मूला अभी तक नहीं पता है। ओके, ये तो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था। तो हम सपोज ये कह दें कि वेन
when force applied on the body at angle थीटा डिग्री। कितने एंगल से? थीटा डिग्री से। मान लो ट्रॉली बैग का एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, यहाँ पर कोई ट्रॉली बैग लेके जा रहा है, ये मान लो ट्रॉली बैग है, इसके ये 2 पहिए लगे हुए हैं, ओके। अब इस ट्रॉली बैग पर जो फोर्स लगेगा, आपको पता है कि फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज एफ, ठीक है। इसको तो ये तो ऐसे उठना हुआ जाना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल भी बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है। और आपको पता है कि जब ट्रॉली बैग को खींचा गया, उस पर फोर्स लगा तो उसने डिस्प्लेसमेंट भी एक्वायर की। जब डिस्प्लेसमेंट एक्वायर की तो वो आगे पहुंच गई बॉडी। आगे कितना पहुंची? एस। आगे कितना पहुंची? एस। क्यों पहुंची आगे? क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से एंगल बना रहा था थीटा, और जिसके साथ थीटा बनता है उसके आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी अगर किसी के साथ एंगल बना लेती है तो 2 कंपोनेंट में रिसॉल्व हो जाती है, एक साइन और एक कॉस। यानी यहाँ पर ये थीटा है तो आप इसको एफ कॉस थीटा बोल सकते हैं, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा ये, तो इसको आप एफ साइन थीटा लिख सकते हैं। वर्टिकल साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कॉस थीटा, ठीक है। अब मान लो आपको पता चल गया कि इस बॉडी को, इस ट्रॉली बैग को आगे ले जाने के लिए कौन सा फोर्स हेल्प कर रहा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स। क्योंकि वर्टिकल फोर्स तो बॉडी को उठा रहा है, वर्टिकल फोर्स बॉडी को क्या कर रहा है? उठा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ही बॉडी को आगे लेके जा रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर फोर्स वर्क डन निकालें तो अब इस केस में क्या कह सकते हो? वर्क डन के केस में आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको पता है कि कितना है? हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका है यहाँ पर एफ और कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट है एस। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एफ एस कॉस थीटा, यानी वर्क डन इज इक्वल टू क्या हुआ? एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा ये आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हुआ? एफ एस कॉस थीटा। आपको जिस तरीके से ये पता है कि ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा, या ए डॉट बी को आप ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो, तो क्या एफ एस कॉस थीटा को आप ये नहीं लिख सकते हो? एफ डॉट एस। तो ये यहाँ पर ये भी कह सकते हैं। और आप देखो 2 वेक्टर प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट करने पर आपको कौन सी क्वांटिटी मिल रही है? स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो ये तब का केस आया जब वर्क डन, जब फोर्स किसी एंगल पर अप्लाई कर रहा था। ये कब का केस है? जब किसी फोर्स की नॉर्मल लगाया जाए, ठीक है। अब मान लो हमारे पास फार्मूला हो गया W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो यहाँ के बाद अगर हम यहाँ से आपसे टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात करें, टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात करें, तो टाइप्स ऑफ वर्क डन में हम 3 टाइप के वर्क डन आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला पॉजिटिव वर्क डन, सेकेंड आपका, अब सपोज मान लो पॉजिटिव वर्क डन। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब फोर्स यानी F और डिस्प्लेसमेंट यानी S दोनों के बीच की डायरेक्शन सेम हो। डायरेक्शन कैसी हो? सेम हो। डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा कितना होगा? 0। और जब थीटा 0 है, इसका मतलब हम ये कब कर सकते हैं? जब किसी चीज़ को आप पुल करो, किसी चीज़ को पुश करो, ठीक है। पुल करो या पुश करो तब दोनों की डायरेक्शन रहती है सेम। मतलब किसी चीज़ को खींचो तो आपकी तरफ ही बॉडी आ रही है, तो फोर्स भी अपनी तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, यानी थीटा 0। तो वर्क डन अगर आप रखें W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? एफ एस, यानी वर्क डन यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर अगर आप 0 वर्क डन के केस में चलें, 0 वर्क डन के केस में, तो 0 वर्क डन आपका ये कहता है कि जैसे मान लो ये कोई पर्सन है, इस पर्सन ने अपने ऊपर लोड रख लिया,
लोड का मतलब आप ही अपने ऊपर सिर पे लोड रख लो, या फिर कुली का एग्जाम्पल ले लो, या फिर कोई आपको पता है कि कोई पुराने समय में अपने ऊपर मटका रख के पानी भरने जाते थे, तो उस तरीके से भी अगर देख लो तो आपको पता है कि मान लो कुली अगर इसका अपने ऊपर लोड लिए है, लोड रखे हुए सिर पे, तो जो उसका लोड का जो फोर्स है वो करेगा नीचे की तरफ का, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, इस तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, इस तरफ हो रही है। तो जब डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया आपको, 90। एंगल कितना बन गया, 90। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। जब दोनों 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं तो आपको पता है W = F(s) cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन तो 0 हो गया अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लैंग्वेज। लेकिन अगर आप कुली से कह दो कि आपने कोई वर्क डन नहीं किया तो आपको कोई सैलरी नहीं मिल सकती, ये तो कोई पॉसिबल है ही नहीं, ये कोई पॉसिबल है नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वी कैन से दैट वर्क डन इज 0 व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स। यहीं पर एक आप ये भी कह सकते हो कि सर्कुलर पाथ की केस करो। अगर सर्कुलर पाथ को देख रहे हो तो सर्कुलर पाथ पे आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, 0, क्योंकि देयर इज नो इनिशियल पॉइंट। चाहे आप जितने रनिंग के ट्रैक राउंड बना लगाते रहो, लेकिन आपको पता है डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगी, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो तो वर्क डन भी 0। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 तो वर्क डन भी 0 हो जाता है। तो इसमें ये कह सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, तो एक एग्जाम्पल आपका किस तरीके से एग्जाम्पल है, जैसे मान लो एक इंसान ने अपने यहाँ पर एक नौकर रखा। सपोज एक इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है, जैसे अभी मैंने बताया। तो उसका रूम यहीं कहीं था, वो पूरे दिन काम करता था, ठीक है। एक इंसान उसने अपने यहाँ नौकर रखा और वो नौकर पूरे दिन काम करता रहता था, और जब सैलरी की बात आती थी तो उनका जो मालिक था वो ये कह देता था कि आपने कोई वर्क डन किया नहीं है। तो वर्क डन नहीं किया है, तो जब वर्क डन नहीं है तो कोई सैलरी नहीं है। तो क्यों ऐसा कह रहा था, ऐसा ये कह रहा था कि अगर वो पर्सन इस जगह से उठता था और घूम फिर के काम करके फिर इसी जगह पे लेट जाता था, तो आप बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई तो आपको पता है वर्क डन 0, और वर्क डन अगर 0 हुआ तो फिर काहे के रुपए हो गए। तो अब उसको इस सोल्यूशन से पाना कि हमारी सैलरी बन जाए, तो उसको क्या करना होगा कि जिस रूम से उठा मान लो यहाँ से, तो 100 यहाँ पे जाए दूसरी जगह पे। तो आपका पता हो जाएगा कि जब जैसे ही मान लो ये उसका A पॉइंट हो जाएगा तो ये B पॉइंट हो जाएगा। जब A और B होंगे तो उनके बीच की डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, तो वर्क डन हो जाएगी, और वर्क डन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको पता है सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया 0। एंड थर्ड जो आपका है वो आपका है नेगेटिव वर्क डन। और नेगेटिव वर्क डन के केस में आप ये कह सकते हो कि जैसे बारिश हो रही है और बारिश में आप रपट गए, मीन्स फिसल गए, स्लिप कर गए, नहीं, ओके। तब जब स्लिप कर गए तो आपने अपने आप को रोका, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को रोक रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। यही तो होता है। जैसे बर्फ में आप स्लाइड कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, तो आप तो अपने आप को रोकने को कह रहे हो, रुकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर अप होती ही चली जा रही है। तो आप अगर नेगेटिव वर्क डन के केस में देखें तो अगर फोर्स ये होगा तो डिस्प्लेसमेंट ये होगी, दोनों के बीच में कितना एंगल, 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो cos 180 की वैल्यू 0, तो Fs cos 180 0, तो वर्क डन हो गया माइनस Fs। तो 3 टाइप के वर्क डन हो गए आपके। एक हो गया आपका पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव, और एक हो गया 0। और इस तरीके से मैंने आपको वर्क डन एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट फोर्स। अभी ये जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो मैंने आपको पढ़ाया है कि वर्क डन बाय द हेल्प ऑफ कांस्टेंट फोर्स। और वर्क डन से रिलेटेड आपको और भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप कमेंट